और आइए आपको एक बड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। पिछले कई हफ्तों पहले कई दिन तक ये खबर आपको दिखाई थी यूपी के कैश कांड की, लेकिन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यूपी का एक और कैश कांड। जी हां, जरा देखिए, पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, नोट ही नोट, गड्डियां ही गड्डियां, यहां से यहां तक। अगर आप तस्वीर को ध्यान से देखें, ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये नोट मिले। पहली तस्वीर देखिए जरा, नोटों की गड्डियां, 500 के नोट और 2000 के नोट। दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, 2000 की गड्डियां यहां से वहां तक आपको नजर आ रही। ये नोट सब नोएडा से बरामद हुए। ये सब पूर्व आईपीएस के घर से नोटों का ढेर बरामद हुआ है। दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, अभी तो तस्वीरों का अंबार है। तीसरी देखिए जरा, तीसरी तस्वीर, नोटों की गड्डियां किस तरह से पैक करके रखी गई थी। 3 दिन से गिनाई जारी है, अभी भी चल रही है, तलाश जारी है। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, चौथी देखिए, कार्टन में ये देखिए जरा नोटों को कैसे पैक किया गया। याद कीजिए पीयूष जैन के यहां जब नोट मिले थे, कुछ इसी तरह से पैक थे नोट, बंडलों में पैक नोट का ढेर कार्टन में रखा हुआ है। तीसरी तस्वीर जरा दिखाऊं इन्हें गिनने के लिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। देखिए कुर्सी पे नोट गिनने की मशीन रखी है, आप देख रहे हैं। ये मशीन बाकायदा पूर्व आईपीएस के बंगले में मंगाई गई और उसके बाद नोटों की गिनती शुरू हुई। नोट मशीन आप देख रहे हैं प्लास्टिक की कुर्सी पर रखी हुई है। इनकम टैक्स के अधिकारी 3 दिन से जांच चल रही है, अभी भी रेड जारी है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं पूर्व आईपीएस के लॉकर में आखिर कितने राज हैं, पूर्व आईपीएस के लॉकर से क्या कुछ मिला है, यह मैं आपको सबसे पहले दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीरें देखकर कानपुर के पीयूष जैन एक बार फिर से दिमाग में आ जाते हैं। ये देखिए जरा, ये था लॉकर, पूर्व आईपीएस के लॉकर में। आपको बताऊं नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर पर रेड हुई। रेड में इनकम टैक्स ने ये रेड की है और सेक्टर 50 के बंगले पर छापेमारी की गई है। टीम को कैश होने की सूचना मिली थी, आपको बताऊं, और सूचना पर शनिवार को रेड की गई और बेसमेंट में थोड़ा बहुत नहीं, 650 लॉकर थे बेसमेंट में। 650 लॉकरों में करोड़ों का कैश भरा था, करोड़ों रुपए कैश। और 3 दिन से रेड चल रही है, 3 दिन से आपको बताऊं। और नोट गिनने की मशीन बाकायदा लाई गई, जो मैंने आपको दिखाई। एक लॉकर से 2 करोड़ अब तक मिले हैं। इसके अलावा 2 लॉकर से 30 लाख और 35 लाख रुपए मिले हैं। अभी भी इनकम टैक्स की रेड जारी, इस वक्त रात को भी अभी रेड जारी है। गाजियाबाद के भी उनके मकान पर छापा मारा गया है। अब आइए आपको दिखाने जा रहा हूं घर के अंदर इनकम टैक्स के अधिकारी किस तरह रेड को अंजाम दे रहे हैं, वो तस्वीरें जरा दिखाऊं। ये पहले वो बंगला मैं दिखा रहा हूं, फुल स्क्रीन जरा मैं तस्वीरें दिखाऊं। ये पूर्व आईपीएस का बंगला इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये जो आपको तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, आईटी की टीम पहुंची हुई है पहले, लेकिन ये बंगले की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही बंगला है जहां से नोटों के बंडल मिले हैं। ये वही बंगला है जहां से नोट बरामद हुए हैं। लेकिन अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अंदर कैसे आईटी के अधिकारी, इनकम टैक्स के अधिकारी रेड को अंजाम दे रहे हैं घर के अंदर। पिछले 3 दिनों से चल रही है। पीयूष जैन के यहां भी कई दिन तक रेड चली थी। देखिए घर के अंदर आयकर के अधिकारी मौजूद है। ये घर अंदर से जो बाहर से तस्वीरें मैं दिखा रहा था, ये देखिए पुलिस वाले भी मौजूद हैं। पूर्व आईपीएस का बंगला है ये। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन है ये पूर्व आईपीएस जिनके यहां रेड चल रही है। उसके बाद सुनवाऊंगा भी वो क्या कह रहे हैं, पहले इनके बारे में जान लीजिए। ये पूर्व आईपीएस कौन है? पूर्व आईपीएस आरएन सिंह के घर छापेमारी हो रही है। यूपी कैडर के पूर्व आईपीएस अफसर है ये, और उत्तर प्रदेश में डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं। डीजी रैंक के उत्तर प्रदेश में डीजी अभियोजन भी रह चुके हैं। और नोएडा सेक्टर 50 में इनका एक बंगला है, गाजियाबाद में भी इनका एक मकान है। पत्नी के साथ मिर्जापुर में रहते हैं पूर्व आईपीएस, बेटा बहू नोएडा सेक्टर 50 में रहते हैं। आइए अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे नोटों की गिनती घर के अंदर चल रही है, और हमारी सहयोगी जब पहुंचे वहां तो उन्होंने क्या देखा, जरा रिपोर्ट देखिए। यूपी में एक और कैश कांड। पूर्व आईपीएस का खुल जा सिमसिम। $650 लॉकर में कुबेर का खजाना। इधर नोट उधर नोट, हर जगह सिर्फ नोट ही नोट। 2000 के नोट, 500 के नोट और 200 के नोट। उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से नोटों का खजाना मिलने का सिलसिला जो कानपुर से शुरू हुआ था,
वो कन्नौज होते हुए अब नोएडा तक पहुंच चुका है। इन नोटों को गिनने के लिए बाकायदा इनकम टैक्स विभाग को नोट गिनने की मशीन मंगवानी पड़ी। ये नोटों का खजाना नोएडा के इस आलीशान बंगले में मिला है, जिसका मालिक एक पूर्व आईपीएस अधिकारी है, और इसी बंगले के बेसमेंट में मिला है कैश का खजाना। पूर्व आईपीएस अधिकारी राम नारायण सिंह के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें, घर के भीतर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें मौजूद हैं। नोट गिनने की मशीन भी ले जाई गई है और लगातार इस वक्त छापेमारी जारी है। और बेनामी संपत्ति का मामला भी माना जा रहा है। ये इतना कैश आखिरकार घर से किस मकसद के साथ में रखा गया था, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। यह है वो कैश लोग जिसे देख किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। ये देखिए, बेसमेंट में नोटों की गड्डियों का ढेर लगा है। 200 से लेकर 2000 तक के नोटों की गड्डियां मौजूद हैं। सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि बाकायदा गत्ते के कार्टन में इन गड्डियों को करीने से रखा गया था। लेकिन आखिरकार नोटों की खुशबू आयकर विभाग तक पहुंची और कैश लोग का राज सबके सामने आ गया। मैनसेम नोएडा वर्ल्ड्स के नाम से ये जो कंपनी है, ये सुयश चलाता था, जो राम नारायण सिंह है उनके बेटे, और इसी घर में चलाते थे। इसी घर के बेसमेंट में अभी भी लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा आईटी के अधिकारी मौजूद हैं। यहीं पर वो पिछले 2 दिन से लगातार जो 600 लॉकर बताए जा रहे हैं उनको खंगालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 2000 के 500 के अलग अलग नोट मिले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोगों के वो लॉकर थे जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आ रही है, जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, उसका अभी पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर वो पैसा किसका था। तो जब तक पूरा खुलासा नहीं हो जाएगा, सारे सबूत इकट्ठे नहीं हो जाएंगे, सीजर मेमो नहीं बन जाएगा, तब तक आईटी विभाग के कर्मचारी यहां से नहीं जाएंगे। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, पूर्व आईपीएस जिनके बंगले पर यह रेड हुई है, करोड़ों रुपया निकला है, वो क्या कह रहे हैं सफाई में। पूर्व आईपीएस का क्या कुछ कहना है, उन्होंने मीडिया से भी बात की, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले देखिए पूर्व आईपीएस ने क्या कहा है। उनका कहना है नोएडा सेक्टर 50 में बेटे का बंगला है। उन्होंने खुद को इससे अलग करने की कोशिश की। बेटा सुयश और बहू इस घर में रहते हैं। लॉकर किराए पर देने का काम करता है बेटा। कमीशन पर प्राइवेट लॉकर देता है वो, और कमीशन पर बैंक की तरह लॉकर किराए पर देता है वो। ये काम करता है। बैंक से ज्यादा सुविधा दी जाती है और बाकायदा एक कंपनी चलाता है। उनका बेटा मां के नाम पर यह कंपनी चलाता है और पुश्तैनी काम होने का दावा किया जा रहा है पूर्व आईपीएस का। बेसमेंट में 2 लॉकर आईपीएस के भी थे। जो बेसमेंट में लॉकर खुला है, दोनों लॉकर से जेवरात मिले हैं और पूर्व आईपीएस ने दस्तावेज होने की बात कही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं पूर्व आईपीएस क्या कुछ कह रहे हैं अपनी सफाई में, जरा उन्हें एक बार सुनिए। इनकम टैक्स वाले यहाँ चेकिंग के लिए आए थे, मुझे पता लगा तो मैं आज ही गांव से आया हूँ। और मेरे बेसमेंट में मानसम नोएडा वार्ड चलता है, जिसमें कि प्राइवेट लॉकर्स किराए पर लोगों को दिए जाते हैं, और इसकी चेकिंग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रही है। इसमें 2 लॉकर मेरे भी थे, जिसकी चेकिंग हुई, उसमें कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं पकड़ा गया, वो एकदम सही निकला है। उसमें घरेलू जेवरात ही थे, और बाकी के लॉकर्स में भी चेकिंग हो गई है। अधिकांशतः लॉकर सही पाए गए हैं। कुछ लॉकरों की अभी जांच चल रही है, जिसका रिजल्ट वही लोग बताएंगे जो लोग जांच कर रहे हैं। तो पूर्व आईपीएस का कहना है कि उनका बेटा ये काम करता है। लेकिन अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं आपको दिखाऊं, ज्यादा दिन नहीं हुए जब पीयूष जैन के घर से नोटों का अंबार मिला था। यह भी उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, पीयूष जैन के घर से ही ये लोहे के बक्से में नोट भर कर ले जाए गए थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, उत्तर प्रदेश के नोएडा से भी नोट मिल रहे हैं। तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जब पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई थी, यह तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल एजेंसीज चुनाव के एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और जांच कर रही हैं इस मामले में। देखिए जरा, क्या नोटों का चुनाव से कनेक्शन है, एजेंसी जांच करे, चाहे वो पीयूष जैन का घर हो या इस वक्त आईपीएस का घर हो। चुनाव के दौरान काली कमाई का इस्तेमाल होता है। नोएडा में रिकॉर्ड ब्लैक मनी मिल रही है। 15 जनवरी से अब तक 2.5 करोड़ कैश मिल चुका है। 2.5 करोड़, नोएडा 250 करोड़। नोएडा में 8 ठिकानों पर आयकर का छापा पड़ा है और एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ी होने की खबर है।
30 करोड़ की टैक्स चोरी का भी शक जताया जा रहा है। छापेमारी में लगे हैं 50 अधिकारी। अब तक हवाला कारोबार से जुड़े होने का भी शक जताया जा रहा है। चैट से हवाला कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताने जा रहा हूं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे हम। आपने आईपीएस, पूर्व आईपीएस के घर का खजाना देख लिया। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों की संपत्ति कितनी है। घाटे में अखिलेश और अमरिंदर कर्जदार हैं। जो नामांकन दाखिल किए हैं उसमें पता चलता है। मैं आपको बताऊंगा सीएम चन्नी की संपत्ति कितनी है, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई। नामांकन में ब्यौरा दिया है सीएम चन्नी ने। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कितनी संपत्ति कैप्टन के पास है ये मैं आपको बताऊंगा। तीसरी तस्वीर, अखिलेश यादव ने भी नॉमिनेशन फाइल किया है। कल भी मैंने आपको बताया था अखिलेश की संपत्ति कितनी है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कम हुई है या बढ़ गई है। देखिए जरा, अखिलेश यादव की संपत्ति में मैं आपको बताऊंगा इन मुख्यमंत्रियों की संपत्ति में कौन है सबसे रईस, किसके पास सबसे ज्यादा दौलत है। अखिलेश के पास, कैप्टन अमरिंदर के पास, या फिर सीएम चन्नी के पास। देखिए जरा नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान किसने क्या ब्यौरा दिया है। सबसे पहले बात करेंगे सीएम अखिलेश यादव की। पूर्व सीएम 40 करोड़ 14 लाख की संपत्ति अखिलेश यादव के पास है। चल संपत्ति बैंक में 8 करोड़ 43 लाख रुपए है अखिलेश के, और पत्नी के पास 4 करोड़ 76 लाख रुपए चल संपत्ति है। ये बेटी के खाते में 10 लाख रुपए हैं, इसे मूव करेंगे जल्दी। अचल संपत्ति अखिलेश के पास 17 करोड़ 22 लाख रुपए की है। डिंपल के पास 9 करोड़ 61 लाख की अचल संपत्ति है। बड़ी चीज ये कि जिस दौरान मुख्यमंत्री थे उस दौरान 4 गुना संपत्ति बढ़ गई, और 22 साल में सबसे कम कमाई योगी राज में ही हुई है अखिलेश की। अब दूसरे मुख्यमंत्री से आपका तारुफ कराते हैं। दूसरे मुख्यमंत्री हैं पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। 4 करोड़ 44 लाख की संपत्ति चरणजीत सिंह चन्नी के पास है। 9 करोड़ की संपत्ति, 2 करोड़ 62 लाख की चल संपत्ति चरणजीत सिंह चन्नी के पास है। अचल संपत्ति 6 करोड़ 82 लाख है। 2012 में 20 लाख कैश था चन्नी के पास। 2017 में लगभग 2,40,000 ये कैश हो गया। 2022 में केवल 1.5 लाख कैश बचा है चन्नी के पास। आइए अब अगले नेता हैं अमरिंदर सिंह। 63 करोड़ की संपत्ति अमरिंदर के पास है। चल संपत्ति आपको बताऊं कैप्टन के पास 3 करोड़ 55 लाख रुपए। पत्नी परनीत कौर के पास 4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अचल संपत्ति कैप्टन के पास 53 करोड़ रुपए है, और पत्नी के पास करीब 2 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कैप्टन पर 24 लाख रुपए का कर्ज भी है। आगे मूव करेंगे। अगला सीएम कौन है मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूर्व सीएम रहे सुखबीर बादल। 123 करोड़ की संपत्ति सुखबीर बादल के पास है। इसमें पत्नी की संपत्ति भी शामिल है। चल संपत्ति 71 करोड़ रुपए है। अचल संपत्ति 52 करोड़ रुपए है सुखबीर बादल की। 95 लाख के घोड़े हैं सुखबीर बादल के पास। 3 लाख के हथियार हैं उनके पास। और अगला जो पूर्व सीएम रहे हैं सुखबीर के पिता प्रकाश सिंह बादल, 15 करोड़ की संपत्ति है प्रकाश सिंह बादल के पास। चल संपत्ति 8 करोड़ है और अचल संपत्ति 7 करोड़ रुपए है। आइए अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की संपत्ति कितनी है। 49 लाख रुपए पत्नी की संपत्ति इसमें शामिल है। चल संपत्ति 14 लाख रुपए है धामी के पास। अचल संपत्ति लगभग 35 लाख रुपए है। ये जो मुख्यमंत्री हैं या रहे हैं उनकी संपत्ति मैं आपको बता रहा हूं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, खबर यह है कि पीएम मोदी की टक्कर में कोई नहीं। यह हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा है। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें लें। किस मामले में बता रहा हूं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो पीएम के आगे कोई टिकता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर लगातार लोकप्रिय हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक चैनल है। जी हां, आप ताज्जुब करेंगे, पीएम मोदी का एक यूट्यूब चैनल है और इस चैनल पर प्रधानमंत्री ने सबको पीछे छोड़ दिया। ये देखिए जरा,
YouTube पर चैनल है नरेंद्र मोदी के नाम से। इस चैनल के सब्सक्राइबर ने जो बाइडेन और बड़े बड़े नेताओं को पछाड़ दिया। आइए आपको बताता हूं रेस में कौन कौन कहां चला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले। देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। दूसरे नेता देखिए, अब जरा तुलना कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी के सब्सक्राइबर 1 करोड़ और जो बाइडेन के 7 लाख। 1 करोड़ 7 लाख। कानों को सुनेंगे तो शायद यकीन नहीं होगा, इतना फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 करोड़ सब्सक्राइबर पर नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पर अगर आप देखें बाइडेन, जो खुद अमेरिका वो राष्ट्र जो सबसे ताकतवर है, उसके राष्ट्रपति 7 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैक्सिको के एंड्रेस मैनुअल राष्ट्राध्यक्ष 30 लाख सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा मैं दिखाऊं आपको, इसे मूव करूंगा। अगले राष्ट्राध्यक्ष कौन है? ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष बोल्सोनारो 36 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष के 28 लाख 80 हजार सब्सक्राइबर है। सोचिए कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहां ये बाकी नेता। इसको मूव करेंगे अगले लिस्ट, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे कहां ठहरते हैं। सिर्फ ये दुनिया के नेता नहीं, भारत में जितने नेता हैं वो भी कहीं पीछे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। राहुल गांधी की आप बात कर लें, राहुल गांधी के अलावा या अरविंद केजरीवाल की बात कर लें या किसी और नेता की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे वो इस मामले में कहीं पीछे हैं। जरा देखिए, वो ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। भारतीय नेताओं को भी पछाड़ दिया। प्रधानमंत्री के यूट्यूब में 1 करोड़ सब्सक्राइबर, राहुल गांधी 5,25,000 सब्सक्राइबर, शशि थरूर 4,39,000 सब्सक्राइबर और अरविंद केजरीवाल 59,000 सब्सक्राइबर हैं। मनीष सिसोदिया के 1,37,000 सब्सक्राइबर हैं। असदुद्दीन ओवैसी के 3,73,000 सब्सक्राइबर हैं। स्टालिन के 2,12,000 सब्सक्राइबर हैं। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं प्रधानमंत्री का जो ये YouTube चैनल है, इस पर कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया है। ये देखिए जरा, ये वो वीडियो देखिए। दुनिया में एक लड़के से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसे 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। 7 करोड़ से ज्यादा। ये देखिए, ये लड़का बात करता है, उसके बाद प्रधानमंत्री के पैर छूता है और प्रधानमंत्री इसे गले लगा लेते हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री उसके सर पर हाथ रखते हैं। 7 करोड़ लोग प्रधानमंत्री के चैनल पर इस वीडियो को देख चुके हैं। यह प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। 2019 में इस वीडियो को अपलोड किया था। 20, 21, 22 सिर्फ 3 साल में 7 करोड़ लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। दूसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, यह है दूसरी तस्वीर। इसरो के चीफ को प्रधानमंत्री ने गले लगाया था। सितंबर 2017 में इस वीडियो को अपलोड किया गया था। इसे 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जी हां, 5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं। सितंबर 2017 का ये आप तस्वीर दिखा रहा हूं। तीसरी तस्वीर मैं दिखाऊं, प्रधानमंत्री मोदी के चैनल में अक्षय कुमार ने पीएम मोदी का जो इंटरव्यू लिया था, इस इंटरव्यू को आपको बताऊं 2019 अप्रैल 2019 में अपलोड किया गया था और इसे 5 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी के चैनल पर। आइए अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाऊंगा। ये आप देख रहे हैं हाउडी मोदी कार्यक्रम, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आए थे। गुजरात में जो कार्यक्रम हुआ था, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये 5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और ये अमेरिका में कार्यक्रम हुआ था। वो तस्वीरें सितंबर 2019 में इसे अपलोड किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के आगे कोई टिकता नहीं। क्या जलवा है उनका, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। जरा देखिए, ये आपके सामने 7 करोड़, ट्विटर पर 7 करोड़ 53 लाख फॉलोअर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। 4 करोड़ 68 लाख फेसबुक पर फॉलोअर है और इंस्टाग्राम पर 6 करोड़ 52 लाख फॉलोअर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर, बजट आ गया है। दिन भर आप आज बजट की खबर सुन रहे थे, लेकिन हम आपके लिए जो जानकारी लाए वो सिर्फ आपके लिए जरूरी है। बजट से आपको क्या मिला, सबसे पहले आपको बताऊंगा कौन सी चीज सस्ती हो जाएगी और कौन सी चीज आपकी जेब का भार बढ़ा देगी। तो देखिए जरा, कौन सी चीज सस्ती होने वाली है, कौन सी महंगी। तो चमड़ा सस्ता हो गया और महंगा हो जाएगा विदेशी छाता। कपड़ा सस्ता हो जाएगा, हेडफोन महंगा हो जाएगा। खेती का सामान सस्ता होगा, ईयरफोन महंगा हो जाएगा
फोन चार्जर सस्ता होगा और लाउड स्पीकर महंगा हो जाएगा। विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती हो जाएंगी और स्मार्ट मीटर महंगा हो जाएगा। पैकेजिंग के जो डिब्बे हैं वो सस्ते होंगे, सोलर सेल महंगा होगा और हीरे के गहने सस्ते हो जाएंगे और एक्सरे मशीन महंगी हो जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते होंगे और बिना इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो महंगा हो जाएगा पहले के मुकाबले। आपको बताऊं कि मेथनॉल सस्ता होगा और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो महंगी हो जाएगी। स्टील का कबाड़ जो है इसकी कीमत कम होगी, ये सस्ता होगा और सोलर सेल महंगे हो जाएंगे। आइए अब आपको जल्दी से बताता हूं, मैं जल्दी से आपको बताता हूं इसमें आपके लिए क्या खास है, नौकरी पेशा के लिए क्या खास है, महिलाओं के लिए क्या है और क्या किसानों के लिए है। सबसे पहले जरा मैं जल्दी से आपको दिखाऊं, देखिए जरा इस बजट में बड़े ऐलान ये हुए, सरकार की कोशिश होगी, नौकरी सबसे बड़ी परेशानी अगर है तो 60 लाख नौकरियों का सरकार ने वादा किया। एक बड़ी चीज, आत्मनिर्भर भारत के लिए 16 लाख नौकरी का वादा है। 30 लाख अतिरिक्त नौकरियां पैदा की जाएंगी, 80 लाख मकान बनाए जाएंगे और 2022 से 5G सेवा शुरू करने का ऐलान है। अभी आप 4G इस्तेमाल करते हैं, 2022 से 5G सेवा शुरू होगी। LIC का IPO जल्द आएगा, यानी LIC का भी शेयर बाजार से जुड़ाव होगा। डाकघरों में अब तक पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन आपको केवल चिट्ठी देने के काम आते हैं, डाकघर में ATM की व्यवस्था भी होगी और 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, यह भी इस बजट में शामिल था। एक साल में 25,000 किलोमीटर सड़क बनेगी, यह भी लक्ष्य रखा गया। और पढ़ाई से आपको बताऊं, नुकसान के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ये टीवी चैनल इसलिए आपको बताऊं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं वो बच्चे हैं जो अब तक नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये टीवी चैनल होंगे जिससे वो टीवी चैनल पर ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। इनकम टैक्स, सबसे पहले आपको बताऊं नौकरी पेशा के लिए क्या होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए क्या है इस बजट में। इनकम टैक्स ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 2.5 लाख तक की इनकम अभी भी टैक्स फ्री है, उम्मीद की थी 3 लाख होगा। 80C का दायरा नहीं बढ़ाया गया है और निवेश और खर्चों में पुरानी 1.5 लाख की लिमिट आगे भी जारी रहेगी। 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं आप, यानी रिटर्न में कुछ बदलाव करना है तो उसे कर सकते हैं। महिलाओं के लिए क्या है इस बजट में, यह मैं आपको बता रहा हूं। नई नौकरियों में अब महिलाओं को प्रमुखता दी जाएगी, यह बड़ी चीज है। बजट में महिलाओं के लिए 3 योजना भी हैं। कौन कौन सी? इन योजनाओं के साथ पोषण 2.0 योजना की भी शुरुआत की जाएगी, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लिए। 2 लाख आंगनवाड़ी को अपग्रेड कर दिया जाएगा ग्रामीण इलाकों के लिए। किसानों के लिए क्या है, चुनाव है 5 राज्यों में, किसानों के लिए देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, अनाज खरीदने के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसमें 2,37,000 करोड़ सीधे खाते में जाएगा, यानी उस दर को बढ़ाया गया है। गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती की जाएगी, किसानों के लिए फायदेमंद है। कृषि में ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके जरिए क्या होगा, लैंड डिजिटाइजेशन होगा। आपके जो दस्तावेज हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाएगा, इससे किसानों के पास पुराने दस्तावेज जो हैं वो ठीक ढंग से रखे जा सकेंगे संभाल कर। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स की फाइनेंसिंग होगी, यानी अब खेत और किसान भी स्टार्टअप शुरू कर सकेगा, उसके में बहुत से लोगों को जोड़ सकेगा। आपको बताएं, आप छोटा उद्योग शुरू करें उसकी भी तैयारी है। 2023 को मोटा अनाज साल घोषित कर दिया जाएगा। 2023 को यह मोटा अनाज साल होगा। आइए अब आपको जल्दी से सुनवाते हैं लोग, किसान क्या कह रहे हैं, महिलाएं क्या कह रही हैं, आम नौकरी पेशा क्या कह रहा है इस बजट के बाद, सुनिए जरा। अच्छा है, जो भी काम कर रही है गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, किसानों के हित में काम कर रही है। जो MSP वगैरह के लिए जो दिया है वो किसानों के हित में है। सरकार जो कर रही है हमारे हित में कर रही है, किसानों के हित में कर रही है, मतलब ये कहेगा हम संतुष्ट हैं इस बजट से। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया, चाहे वो किसान है, चाहे वो बिजनेस क्लास है, सभी वर्गों को देखते हुए बजट लाया गया। देखो, बजट से फायदा तो कुछ न कुछ होता है, लेकिन जितना दिखाते हैं उतना नहीं होता। दिखाते ज्यादा हैं, मिलता कम है। जी बजट में बिल्कुल बढ़िया बजट में जो ये बजट आया है ये
थोड़ा बैलेंस्ड बजट है। कॉर्पोरेट टैक्स में जो एक करोड़ से बढ़ा के उसको 10 करोड़ किया गया है वो भी स्वागत योग्य है। ओवरऑल एक बहुत ही बैलेंस्ड और ठीक बजट है। हम इस बजट का बहुत स्वागत करते हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी बजट है और इसमें बहुत कुछ उन्होंने दिया है। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं एक बड़ी चीज और दिलचस्प चीज, हो सकता है आप में से बहुत से लोग ना जानते हो। देश में जल्दी डिजिटल करेंसी की शुरुआत। क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा, नाम बहुत से लोगों ने सुना है, लेकिन बहुत से लोगों के ऊपर से निकलता है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी भला क्या है। आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये क्रिप्टो करेंसी है क्या और अब इसमें क्या होने वाला है, आपके लिए क्या फायदा होगा। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्रिप्टो करेंसी का नाम आपने बहुत दिन से सुना होगा, लेकिन ये होता क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश है। डिजिटल कैश क्या आपको बताऊं, क्रिप्टो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब, क्रिप्टो का मतलब होता है छिपा हुआ और क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छिपा हुआ पैसा, यानी गुप्त पैसा या डिजिटल रुपया भी इसे कहते हैं। इसे आप छू नहीं सकते हैं लेकिन रख सकते हैं क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है। सिक्के या नोट की तरह ये जेब में नहीं होता है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। इसे आप ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं। शुरुआत में इसे अवैध करार दिया गया था, लेकिन आपको बताऊं बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, ये क्रिप्टो करेंसी है, डिजिटल करेंसी है। दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल करेंसी है बिटकॉइन इस वक्त। बजट में क्या हुआ है, एक डिजिटल करेंसी का ऐलान हुआ है और इस डिजिटल करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन है, अब गवर्नमेंट इस पर 30% टैक्स वसूलेगी। गवर्नमेंट के पास एक विकल्प था कि इसे बैन कर देती, लेकिन नुकसान होता, लोग इसमें पैसा लगाते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लगाकर राजकोषीय खजाना है उसे भरेगी। क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करने पर भी टैक्स लगेगा, गिफ्ट में क्रिप्टो करेंसी लेने पर भी टैक्स लगेगा और एक तरह से क्रिप्टो करेंसी को अनुमति दी गई है। क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं लगेगा, बल्कि आपको बताऊं सरकार अब अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लेकर आने वाली है। जैसे आपको समझिए, आपके पास पेटीएम है, पेटीएम जरूर आपके पास है, आप किसी को कैश नहीं देते लेकिन मोबाइल पर ऑनलाइन बहुत कुछ करते हैं, वैसे ही ये डिजिटल करेंसी है। मैं आपको बताऊं, ये आप देख रहे हैं, आखिर ये है क्या। अब सरकार क्या लेकर आ रही है, देश की, हिंदुस्तान की अपनी डिजिटल करेंसी होगी और डिजिटल रुपया लॉन्च करने का ऐलान किया गया है और आरबीआई इसी डिजिटल करेंसी, एल बैंड हटाएंगे, आरबीआई इसी डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगा बहुत जल्द। आपको बताऊं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन, इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक का इसमें इस्तेमाल होगा। ये ब्लॉकचेन क्या है आपको बताऊं, ब्लॉकचेन सुरक्षित एक्सचेंज का प्रोसेस है, यानी आप जो ऑनलाइन करेंगे इसमें कहीं असुरक्षा ना हो, इसलिए इसे जो है ब्लॉकचेन के जरिए किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया सुरक्षित हो जाएगी। करेंसी मैनेजमेंट आसान और सस्ती होगी और डिजिटल करेंसी में से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। दुनिया भर में कई क्रिप्टो करेंसी आज भी मौजूद हैं और कई देशों ने क्रिप्टो करेंसी पर काम भी जारी कर दिया है। तो आइए, आपको बताया मैंने कि कैसे सरकार इस तैयारी में है और बहुत जल्द, इस साल के अंत तक, जल्द ही या अगले साल तक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकती है। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।